वन्दे मलयज शीतला शशश्यामलां वन्दे मातरम्। और हमारा स्टेट का सेवा पखवाड़ा का स्टेट टीम और साथ में आज हम लोग का साथ में भाग लेने के लिए हमारा साथ ईटानगर का विधायक तेची कासो जी को मैं स्वागत करता हूं और उसका साथ मैं नालोंग मिजे जी हमारे स्टेट का महामंत्री उसको भी स्वागत करता हूं और सभी जितने भी बीजेपी का कार्यकर्ता इंटेलेक्चुअल ग्रुप आज का छोटा सा सेमिनार रखा है और उसको विस्तार पे की नोट हमारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इंचार्ज मिस्टर नापुम विशाल आप सबको वो बताएंगे। उसका बाद हम लोग चलते प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लास्टली once again I welcome all the esteemed members of particular intellectual group. Once again I welcome. Thank you. बुझा दो उसको। हो गया है अभी। नानी लाजी और स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट में जीरो से बिलोंग करते हैं एंड ये फोर्टनाइट सेवा पखवाड़ा का हम स्टेट इंचार्ज हैं। सबको नमस्ते, मेरा नाम नलोंग मिजे, मैं बीजेपी अरुणाचल प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। सबको नमस्कार, मेरा नाम तापेन सिका, हम फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट और एक्शन में भी है। प्रेजेंटली आई एम इनवाइटेड टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीमा सिंह है, मैं मीडिया डिपार्टमेंट का को कन्वीनर है और सेवा पखवाड़ा का मेंबर भी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जोरम तात है, मैं स्टेट बीजेपी ऑफिस का सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। मेरा नाम नाम नरोपा है। हम गेस्ट तो क्या है यार? Good morning everyone. My name is Marwa Agnes and I came as a guest. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पवित्र सैयद असम से है। कौन सा संगठन से आए? सभी को नमस्कार, मैं अमित वाजपेयी, स्टेट इंचार्ज एमएसएमई डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। मैं संजय सिंह धूमल, आईटी एंड सोशल मीडिया इंचार्ज बीजेपी अरुणाचल प्रदेश। सबको नमस्कार, मेरा नाम यमान दोयो, मैं एसटी मोर्चा में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल, मेरा नाम तारा चंद्रन, मैं रामपुरा उत्तर प्रदेश का होम एडवोकेट हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तवायाम नाबम है, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ और एज एन एनजीओ का वर्कर, सोशल वर्कर नाते आज मैंने अटेंड किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नाम रोमिक याली रिक्यो, मैं स्टेट सेक्रेटरी एसटी मोर्चा बीजेपी अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम दिग्जू यंगम, आई एम सोशल मीडिया इंचार्ज। आई एम सोशल मीडिया इंचार्ज एसटी मोर्चा। थैंक यू। मेरा नाम तारापा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एज ए कैसी। आप सभी को नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, जॉइंट डायरेक्टर हूँ यूपी के रहने वाला हूँ और नारायण साहब का पड़ोसी हूँ बिजली बिहार में, और मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रोफेसर हुई था,
मैं राजीव गांधी बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से कार्यरत हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। और यहाँ बीजेपी ऑफिस यहाँ का स्टेट इंचार्ज मुझे बुलाने के लिए इस इंट्रोडक्शन मीट में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबका नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लिगु टटो, बीजेपी का स्टेट वन ऑफ द मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है ताना सदी। मैं एमएलए साहब के साथ एसटी सबसे आया। नमस्ते, मेरा नाम है पुरजुता मैं स्टेट कन्वेनर के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के, उसके बाद इस सेवा का को इंचार्ज है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम तेचिका सो, मैं ईटानगर का विधायक हूँ। थैंक यू। कितना जनों को कांटेक्ट करने में मैंने कोशिश किया। अब तो हम लोग का रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तक में गए थे। हम लोग के बीच प्रोफेसर लुई साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारा प्रोफेसर्स को मैंने अपना निमंत्रण दिया है। स्पेशली मैं बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग के बीच में ऐसा जो एक्सीलेंसी एजुकेशन एक्सीलेंसी सेंटर है अरुणाचल प्रदेश के, उसको जो नेतृत्व कर रहा है कुशवाहा साहब। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा करना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति का दर्शन, श्री राम और महात्मा गांधी का राम राज्य। शासन में आज है कहते कि जनता जहाँ से भी परस्पर प्रेम का भाव हो, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना का, जेलसी का माहौल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहा है जल ही स्पर्धक निरत नीति, हर एक को अपने धर्म का पालन, धर्म का मतलब हमारे यहाँ ड्यूटी। राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, संवाद नीति से लेकर अर्थनीति और राजनीति की धर्म नीति के गेम चेंजर होगी। राज्य और राष्ट्र प्रमुख के तौर पर 20 साल पूरे करने वाले मोदी
बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाली मोदी, देश के स्वाभिमान का सम्मान बढ़ाने वाले मोदी, बिना थके बिना रुके राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और शासन के 20वें साल में प्रवेश पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। बचपन से मेरे मन में एक बात संस्कारित हुई कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और लोकतंत्र में ईश्वर की तरह ही शक्तिमान होती है। इतने लंबे कालखंड तक देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें निभाने के लिए मैंने पूरी तरह से प्रामाणिक और समर्पित प्रयास किए। 2001 में गुजरात मॉडल की शुरुआत से लेकर 19 साल बाद नए भारत के निर्माण मॉडल तक, नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपके शौर्य, अनुशासन और समर्पण का है। देश में गरीब किसान के लिए नीति बनाने से लेकर भारत को दुनिया का नीति निर्माता बनाया। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारा अपना सामर्थ्य होगा, तो हम दुनिया का भी कल्याण करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। देश में राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और धारा 370 जैसी दशकों पुरानी चुनौतियों को जड़ से उखाड़ने से लेकर दुनिया में दादागिरी करने वाले देशों को खुलकर चुनौती देने तक, और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सब सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेनाएं, हमारे बीच जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की राजनीति की प्रतिज्ञा के साक्षी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की घोषणा की, लेकिन 370 के खिलाफ नरेंद्र मोदी की शपथ दशकों पुरानी। लाल चौक में पुष्प सराय दीवार पर लिखा है, जिसने अपनी मां का दुख दिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी सेना देंगे। अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। आरएसएस के प्रचारक से प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, फिर मुख्यमंत्री बने, ईश्वर की शपथ लेता हूं और फिर प्रधानमंत्री। कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है। संसदीय राजनीति के 20वें वर्ष में जब देश कोरोना जैसी महामारी और सीमाओं पर युद्ध की आशंका के साथ लड़ रहा है, तब उनका हर एक निर्णय मिसाल पेश करता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी
कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। हर आज का ये जमात भारत और सशक्त होकर उभरा है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। 500 वर्षों से देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, या 70 वर्ष से कश्मीर को जकड़े धारा 370 की जंजीर, मोदी राज में सब टूटता चला गया। सुनिए, जब नरेंद्र मोदी 1995 में बीजेपी के महासचिव थे, तब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर क्या कहा। अयोध्या आंदोलन ने हिंदुस्तान के अंदर एक राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की बहुत बड़ी लहर पैदा की। हिंदुस्तान की आम जातिवादी रचनाओं से ऊपर उठ करके लोगों को भारतीयता का, हिंदुत्वता का एक पैगाम देने में वो सफल रहे। ये नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने भारत को अपनी सेना के पराक्रम पर बार बार गर्व करने का मौका दिया। याद कीजिए 2001 में भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक संसद पर हुआ आतंकी हमला, और 26/11 को भारत के स्वाभिमान पर हुआ मुंबई आतंकी। हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डोजियर सौंपने वाली नीति को नरेंद्र मोदी ने बदल डाला। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 18 सितंबर 2016 को हुई हमले के जवाब में पीओके में आतंकी ठिकानों पर बारूदी सर्जिकल स्ट्राइक, और 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। जो आतंकवादी, और इसी बीच में हम लोग काफ़ी प्रोग्राम ईटानगर में रखा है, और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने का नाते और यहाँ का विधायक होने का नाते इसमें मैं बढ़ चढ़ भाग ले रहा हूँ, और पार्टी जैसे जैसे आदेश दिया है उनका भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ग्रास रूट लेवल तक जानने का, और ये तो मेरा कोशिश ही हमेशा जारी रहता है। और इसके साथ इस हम लोग 7 दिन से आज कम से कम 12-13 दिन में प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी बीच में जैसे कि नरेंद्र मोदी का, देश का प्राइम मिनिस्टर का, काफ़ी उनका जीवन का उतार चढ़ाव में, और उनकी जो जब से वो एक पार्टी कार्यकर्ता का रूप में काम किया, और इसकी बाद गुजरात में चीफ मिनिस्टर बना, उसकी बाद प्राइम मिनिस्टर तक आज देश का प्राइम मिनिस्टर 8 साल से चला रहा। तो इसी बीच में उनका जो महत्वपूर्ण जो बड़ी जो कार्य किया है, उसका तो काफ़ी हमसे बेहतर आप सभी जानता है, और आप सभी बहुत लोग किताब लिखता है, और बहुत लोग जो है उससे बेहतर, हम लोग से बेहतर आप लोग समाज को, सोसाइटी को, आने वाला जनरेशन को ज्ञान देने का कोशिश करता है। और मैं तो जैसे हम लोग पॉलिटिशियन में है, उनका जो जैसे जैसे पॉलिसी बना के रखा, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक हम लोग भी कोशिश करता है। इनका एक नारा था कि ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो इसका नारा का साथ ना हम लोग ईटानगर में, जो इस कैपिटल में, मैं अरुणाचल का जो पेमा खांडू सरकार, बीजेपी सरकार, जो भी मुझे धनराशि दिया है सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, काफ़ी हमको पैसा दिया है 3-4 साल पहले।
तो उसका इम्प्लीमेंट आज तक मैं कर रहा हूँ और आगे भी करेगा। ना उसमें ना मैं चेंज होने देता हूँ, ना उसका बातिंग में हम चेंज होने भी नहीं देता हूँ। और इसलिए जो मेरा जो रख में जो अरुणाचल का जो सरकार, बीजेपी सरकार, हेमा खांडू सरकार, उनका तमाम मंत्री, उनको भी मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। उनका जो भी धनराशि देता है इसको हम एकदम ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता हूँ। और भगवान का शुक्र गुजार है, आज मैं एमएलए में कम से कम ईटानगर का एमएलए में 13.5 साल कम से कम मैं रहा हूँ। और आप सभी भी नहीं सुनाई दिया होगा, बातची कासो साहब ने, ईटानगर का विधायक ने बिल्डिंग बनाने, इस बिल्डिंग का पैसा को मिसयूज किया, इस ब्रिज का पैसा को मिसयूज किया, इस आपका पुल बनाने का पैसा मिसयूज किया, हॉस्पिटल बनाने का पैसा मिसयूज किया। आज तक आप लोग को सुनाई नहीं दिया होगा। तो मैं भी विश्वास करता हूँ अगर ईमानदारी में काम करेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये गांव आगे बढ़ेगा, ये स्टेट आगे बढ़ेगा। गांव आगे बढ़ना, स्टेट आगे बढ़ना, देश आगे बढ़ेगा। अगर हर काम को अगर हम लोग अपना घर से अगर ईमानदारी में अगर हम करना शुरू करें, तो देश का प्राइम मिनिस्टर का सोच है, विचार है, उनका सोच विचार को लेकर अगर हम आगे चले, हम देश को अच्छा कर सकता है। क्यों बोलने से आप असेंबली में भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आजकल आरटीआई में आप देखिए, एक समय ये जो है इंफॉर्मेशन, मतलब इनका आरटीआई का थ्रू भी सबको मतलब जानकारी मिलेगा और वो आजकल जो है एक इनकम की सोर्स बन रही है। तो इसमें हम लोग देखा जाता है कि हम ऑफिसर को भी, सरकार को भी, हम असेंबली में बोलता हूँ, अगर आप ईमानदारी से अगर काम करेगा, आरटीआई हजारों करो, आप कागज मांगे कागज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमारा अरुणाचल में कुछ चीजें आज भी लेकोना है। लेकिन इसको आज बीजेपी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं भी अगर करप्शन होता है तो उन्हें तुरंत एक्शन लेता है और सजा दिलाता है। हाँ, हमारा अरुणाचल का जो अच्छा ऑफिसरों को भी जेल में डाला गया। इवन आप जीरो का डीसी को आप देखा होगा, हाँ, इनको भी अरेस्ट हुआ, जेल में डाला। ये मतलब करप्शन को बिल्कुल मापदायक नहीं करेगा जो स्टेट सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो लेकर चल रहा है। लेकिन इसमें कभी हम लोग देखता है, इसमें हमारा कुछ लोग जो है आज भी तुला हुआ है सिर्फ बदनाम करने के लिए। और मैं भी ये अपील करूंगा आप सभी, हाँ, बहुत समझदारी लोग है, बहुत अच्छा इंसान लोग है, आप लोग किताब लिख सकता है और आप एक किताब लिखने का बाद उस किताब को अगर समाज में, सोसाइटी में आने वाला जनरेशन को देगा तो उनका अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो भारत सरकार ने जो, देश का जो प्राइम मिनिस्टर ने जो हम लोग को जो आगे चलने के लिए जो उनका रास्ता जो दिखा के दिया, बता के दिया, उसका इम्प्लीमेंट जो है अगर हम भरपूर हम सभी मिलके अगर करने से बेहतर अरुणाचल होगा, बेहतर ईटानगर होगा और बेहतर भारत देश बनेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और इस उम्मीद का साथ मेरा बातों पे अगर आप लोग को भूल चुक में अगर कहीं किसी का दिल में लगा वो छोड़ देना, अगर अच्छा लगा इससे लेकर आप लोग का, क्योंकि आप लोग तो ज्ञान बांटने वाला है और आगे उससे जुड़ के समाज का लिए, सोसाइटी का लिए, अपना स्टेट का लिए, अपना गांव का लिए, अपना देश का लिए आप लोग और अच्छा से अच्छा किताब लिख डालेगा और आने वाला जनरेशन को आप लोग अच्छा ज्ञान बांटेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। आप सभी को आज का जो प्रोग्राम जो सेवा पखवाड़ा का जो प्रोग्राम को जो आज इनिशिएट कर रहा है, उनका जो मिला है तो आना है, तो
बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते कहीं में पार्टी रिलेटेड प्रोग्राम है तो आना ही है, इस हिसाब से हम भी यहाँ पर से आया है और ये आके देख के बहुत अच्छा लगा है। तो नरेंद्र मोदी जी का लाइव स्ट्रीम को छोटा सा जो प्रेजेंटेशन बनाया है बहुत अच्छा है। यहाँ में बेसिक जो चीज़ जैसे हम जिस ढंग से अपना हिसाब से समझता है कि ये देश सेवा भावना कैसे आ सकता है, किस ढंग से देश का सेवा कर सकता है, तो उनका लाइव हिस्ट्री से सीखने का चीज़ है, जानने का चीज़ है, सीखने का चीज़ है। तो देश का सेवा कैसे किया जा सकता है, देश का सेवा करने के लिए क्या है, लेक्चर दे के घूमने से देश सेवा होता है ना बंदूक पकड़ के बॉर्डर में लड़ने से देश सेवा होता है ना एग्जैक्टली क्या है। तो वो चीज़ को समझने के लिए देश सेवा यही होता है, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका लाइफ हिस्ट्री से पता लगता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का एक लाइफ हिस्ट्री काम का ऊपर में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है शॉर्ट में देश सेवा कैसे करना है, तो उनका कहना है कि ये जो स्वीपर जो है अच्छा से झाड़ू देता है वो देश सेवा है। जैसे जो दोबा जो है अच्छा से कपड़ा धुला के जो अच्छा से इस्त्री करना, ये भी एक देश सेवा है। तो कैसे जो देश के लिए लेक्चर मारने जा रहा है, बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है, उनको तो जूता तो पहनना होता है, तो खुद तो जूता पॉलिश नहीं करता है। उनको स्मार्ट होने के लिए जो अच्छा जूता, पार्ट ऑफ स्मार्टनेस जो है जूता चमक के पहनना भी होता है। तो वो जूता सुंदर से चमकने का बनाने वाला वो मुची का होता है। तो मुची अच्छा से काम करेगा। जो व्यक्ति जो है वो अपना देश सेवा का अपना अलग ढंग से करने जा रहा है, उनको स्मार्ट बनाना, हिम्मत बनाना, तो वो भी मुची का रोल होता है। कपड़ा जो है बड़ा आदमी खुद तो कपड़ा धो के प्रेस नहीं करता है, तो अच्छा से प्रेस करना, अच्छा से धुलाई करना, ये वो व्यक्ति वो पहन के जहाँ अपना काम बड़ा काम करने जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी देश सेवा है। तो इसलिए बेसिक जो है हर व्यक्ति जिस जगह में बैठ के जो भी करना है वो सिंसियरली करना है, डेडिकेटेडली करना है, परफेक्टली करना है। तो ये से देश सेवा का भावना इसी से शुरू होता है। इसी का झलक का फॉलो इसी लाइन में चलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, जो वो एक गरीब परिवार से जन्म हुआ है, चाय बेचने वाला, तो कैसे दुनिया में नंबर 1 लीडर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में पहुंच पाया है। ये सारा सिस्टम देखा जाए तो यही सीखने का चीज है कि कोई भी काम छूटा नहीं है, कोई भी देश है, चाय बेचना में भी देश सेवा है। तो वो सेवा भावना जागता है, सेवा भावना से कर रहा है। तो ट्रेन में पैसेंजर जाने वाला वो तो चाय पीना चाहता है, प्यास लगता है, तो उसको पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये देश सेवा है। और उसका सामने बड़ा चीज है कि ये सिंसियरली कर रहा है, डेडिकेटेडली कर रहा है। ये मेजर थीम शक्ति वहां से आता है। इसी का सोच विचार, इसी का जो मॉरल क्वालिटी का साथ में वो चल गया, घर छोड़ के वो हिमालय में ध्यान करने गया, साधु तो बना नहीं, लेकिन वहाँ से क्या शक्ति मिला? ये है कि वहाँ में मेडिटेशन करना मन का शक्ति बढ़ाता है। आगे वो जो करने चाहता है उसका मॉरल शक्ति मिलेगा। उनको मालूम हुआ है जन्म से, छोटा समय से, अपना वे ऑफ डूइंग से वो धीरे धीरे सीख के आ रहा है। तो इसलिए
वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना काम में ध्यान सही ढंग से लगाने के लिए वो हिमालय में जाके वो ध्यान जप करके मन का शक्ति बढ़ाए। इसका बाद सेवा का भावना शुरू से आया है, तो देश को सेवा करने के लिए वो अपना समझ में आया है कैसे करना है, कहाँ में जाना है, तो उसी में चुना है आरएसएस को ज्वाइन करना। आरएसएस जो है उसका आरएसएस का जो भी थीम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो देश सेवा है। देश का, भारत को शक्तिमान देश बनाना, देश को बड़ा बनाना, देश को स्वावलंबी देश, एक ताकतवर बनाना, वही आरएसएस का मूल मंत्र है। आरएसएस का सारा ऑब्जेक्टिव यही है, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। चलो खाओ पीरो जो भी करो, देश को ध्यान में रखते हुए काम करना आरएसएस का थीम है। इसलिए आरएसएस को जाके वो एक सिंपल आया है कि जो देश के लिए सिखाता है, देश के लिए काम करता है, तो उसका चलते वो जूता वर्कर होके, आरएसएस का प्रचार होके, कॉमन एक वर्कर होके चलके इसका बाद आरएसएस से पद में आगे गया अपना डेडिकेशन से, सिंसियरिटी की वजह से। इसका बाद बीजेपी में जोड़ा आया। बीजेपी ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के लिए बीजेपी एक सारा थीम, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा मॉरल, हर चीज देश से जुड़ा, देश को सेंटर राउंड करके एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी देश के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव देश के लिए। तो इसी में आके आरएसएस बीजेपी का जो आइडियोलॉजी प्रिंसिपल जुड़ा लगाया, तो शुरुआत आरएसएस से हुआ है। और अभी देश को पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होता है, देश को ताकत बनाने के लिए आरएसएस तो अंदर का काम करता है, लेकिन ऊपर का काम तो बीजेपी करता है, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि देश को लोअर लेवल से भी अपना जो ड्यूटी करना वो देश का हो गया, लेकिन देश को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल पावर से देश को दुनिया के सामने लाने के लिए पॉलिटिकल पावर जरूरी होता है। By written, तो देखा इंटेलेक्चुअल मीट एंड सेमिनार्स। तो जब हम प्रोफेसर लोग को इंटेलेक्चुअल मीट्स एंड सेमिनार्स बोलने से एक स्वाभाविक है कि हम लोग को तुरंत आकर्षित करता है ये शब्द। तो फिर सेवा पखवाड़ा से लेके बहुत कुछ है। तो अपना नरेंद्र मोदी साहब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो लाइफ हिस्ट्री वो तो हम सब तो जानते हैं, लेकिन इस तरीके से आज हम लोग को ऑर्गेनाइज वे में अपना स्टेट का जो बीजेपी ऑफिस में दिखाया कार्यकर्ता ने, तो ये अपने आप में एक हम लोग के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन था। और मोदी जी का जहाँ तक लाइफ और उसके अचीवमेंट के बारे में कहें तो आप हम सब को पता ही है कि उनकी ज़िंदगी ही अपने आप में सबके लिए एक सबक है और इंस्पिरेशन है। बहुत बड़ा सबक है। एक साधारण सा गांव का लड़का एक अपना जर्नी चाय बेच कर शुरू करके देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और विश्व का गुरु भी बन जाता है, तो उससे और बड़ा सबक दुनिया के लिए और क्या हो सकता था। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इनके नेतृत्व में आज ऐसा हिंदुस्तान जो देखने को मिला है। एज एन इंटेलेक्चुअल आई स्पीक ऑलवेज लाइक अ पॉलिटिकल इन नेचर। तो हमारा ऑब्जर्वेशन का हिसाब से एज प्रोफेसर मोदी साहब का समय में जितना हम लोग को जो अचीवमेंट देखने को मिला, खास करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलूँगा। पहले अपना नॉर्थ ईस्ट किया था, अभी नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके रोड सेक्टर में काफ़ी हम लोग को इजाफा मिला है। और पहले मिशनी हिल्स जाने के लिए कितना बार हम लोग को सोचना पड़ता था, चाइनीज बॉर्डर पहुंचने के लिए, आवाम पहुंचने के लिए कितने बार सोचने पड़ते थे। अब ट्रांस हाईवे इतना कम समय में इतना अच्छा खासा ट्रांस हाईवे हम लोग के लिए एक तैयार करके रखा हुआ है, और ब्रिज से लेके रेलवे से लेके अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत कुछ है। अभी रिसेंटली जैसे एयरपोर्ट हम लोग के लिए दे दिया,
तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी से जोड़ना, और यहाँ ट्राइबल का कॉन्सेप्ट ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जब शुरुआत में जब डिबेट था कि ट्राइबल का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि रिमोटली लोकेटेड पीपल एंड दे आर एक्चुअली नॉट येट टू बी mainstreamed, दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी हम लोग एक्चुअली बहुत रिमोटली प्लेस्ड वाला कम्युनिटीज था, जो कि डेवलपमेंट का बारे में तो हम सपना में सोच ही नहीं सकता था। लेकिन आज अरुणाचल समाज, हर एक समाज को अगर हम गौर करके देखता है तो खास करके पिछले 10-15 साल में, तो ऐसा लगता है कि अभी हम कहीं कोरिया, चाइना, जापान में कहीं हम हैं जैसा लगता है। आदमी लोग का बोलचाल में, रहन सहन में और सोच विचार में भी काफ़ी एडवांस हो चुका है कि अभी रिमोटनेस का तो आजकल इतना बात नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी का बारे में खास करके वी आर एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज एन इंटेलेक्चुअल, वी आर रियली इम्प्रेस्ड ऑन दैट। और डिजिटल इंडिया बोल के उन्होंने जो मुहिम चलाया था, जैसे अभी जो हमारे विशाल साहब जी ने बोला है, अभी एक डोबी का पास भी QR कोड है, तो 2 सेकंड में हम उसको पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो पहले इवन IFS कोड क्या क्या अकाउंट नंबर मांगा, तो वो भी एक आजकल आउटडेटेड जैसा ही हो गया। तो लेटेस्ट इज द QR कोड। तो कितना सुविधाजनक एक ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हम उसको ट्रांसपेरेंसी का साथ ही हम जोड़ा जा सकता है। एक तो हो गया DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दूसरा हो गया डिजिटल पेमेंट। तो इसमें से कि गवर्नेंस जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी का तरफ चला गया है। जैसे हम अमेरिका में भी हम खुद बैठ के आए हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इतना ज़्यादा है कि आदमी करप्शन तो जरूर करते होंगे, लेकिन बहुत कम लेवल पे, 10-15% लोग होते होंगे, लेकिन मेजोरिटी लोगों को कोई ऐसे करप्शन करने का मौका तो नहीं मिलता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे बनाकर रखा हुआ है कि इतना ट्रांसपेरेंसी इतना ज़्यादा हो गया है कि किसी को चोर करने का मौका ही नहीं मिलता। तो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को वहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं, तो उनके पास भी अपना ड्राइवर नहीं है, तो अपना गाड़ी को खुद उनको चला कर आना होता है। तो उस लेवल तक अपना डिग्निटी जो है, कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा कर्मचारी पालेंगे तो दैट विल ब्रिंग करप्शन। तो इसलिए जितना हो सकता है ज़िंदगी को अपना हिसाब से इंडिपेंडेंटली जियो, साधारण तरीके से ज़िंदगी जियो और जन कल्याण के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत से लेके उसके लिए भी हम लोग बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज़। वो इसलिए कि मन से वचन से, तो तन से, मन से, आत्मा से, अगर सेवा सचमुच में करना है, तब तो द फीलिंग ऑफ कमिटमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब तक अंतरात्मा में अगर कमिटमेंट जब तक नहीं जागता, तो वहाँ सेवा के लिए कोई भी जा ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर सेवा है, सपोज मैं एक टीचर हूँ, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं अच्छा से मेरा क्लास को 1 घंटा का लेक्चर ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मा शांति होने तक बच्चा कम से कम समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा में वो 1 घंटा में भाषण तो दे दिया, बच्चा का समझ में नहीं आया, स्टूडेंट का दिमाग में कुछ नहीं घुसा, तो वो दिन, इसका मतलब मेरा दिन तो बेकार गया। तो यहाँ एक कारण हो सकता है कि मेरा कमिटमेंट नहीं था, प्रिपरेशन मैंने अच्छा से करके नहीं गया क्लास के लिए, तो बच्चा का पाल्स को मैंने समझ नहीं पाया। तो मेरा मानना ये है कि कपिल सिंह साहब भी अभी भी बोला है, इसी तरीके से छोटा छोटा चीज़ जो हम अपना दैनिक जो कार्यक्रम में आचरण है और अपना हैबिट है, तो अपना माइंडसेट है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। तो हिंदुस्तान जैसा देश
resourceful है actually. India is a very resourceful country, but we need to have the change of the mindset. And खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तो क्या कहना, दिस इज द गोल्ड माइन एक्चुअली, रिच इन कल्चरल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अगर हम यहाँ का लोगों का अपना माइंडसेट को हम बदल सके और लोग बदल भी जाए, तब तो बहुत कम समय में हम उम्मीद करते हैं कि सबसे आगे हम हिंदुस्तान का सबसे डिसिप्लिन वाला एक प्रदेश भी बन जाएंगे. और रिसोर्स में तो सब कुछ हमारे पास है, हाइड्रो पावर से लेके फॉरेस्ट से लेके ह्यूमन कल्चरल बायो कल्चरल जो हम कहते हैं, जो कि वो एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट में हम लोग को नंबर 1 में रखता है. तो ये सब हमारा जो ताकत है, तो उसको हम लोगों ने खोल के ऑब्जर्व किया लास्ट 10 ईयर्स में. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत कोशिश किया नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए. इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बल दिया. बस कल ही हम लोग का ऑब्जर्वेशन का सबसे अभी इतनी आवश्यकता है कि जो ग्रास रूट में और स्टेट में जो भी फंक्शनरी से इंचार्ज है, तो मोदी साहब का जो मिशन विजन को अगर रियली ग्रास रूट में अगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको थोड़ा एम्प्लीफिकेशन और आप स्केलिंग की आवश्यकता है. और तो सोच विचार साधारण सा हो, लेकिन फोकस होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और जन कल्याण का तरफ होना चाहिए. इस तरीके से ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अभी तक तो हम लोग को ये देखने को मिला है. We expect that more could be done, more improvement could be done. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खास करके स्पेशली रोड सेक्टर में, एजुकेशन में एज ए टीचर और हेल्थ सेक्टर में. मोदी जी का जन्मदिन था और पखवाड़ा यानी 15 दिन जो है गांधी जयंती के दिन तक जो है हम लोग जो है उद्देश्य क्या है, सेवा. अब सेवा में सवाल ये उठता है कि हम क्या सेवा कर सकते हैं. भाई इंटेलेक्चुअल लोग क्या सेवा कर सकते हैं. मोदी जी के विजन को और मोदी जी को समझना जो है सूर्य को दीपक दिखाने जैसे है. एक क्षेत्र में, एक विजन में, एक थिंकिंग में हम उनको बांध ही नहीं सकते हैं. हम टॉपिक पर आना चाह रहे हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं. बीइंग ए इंटेलेक्चुअल जो है हम क्या सेवा दे सकते हैं. इनको बर्थडे गिफ्ट क्या दे सकते हैं, चूंकि जन्मदिन के लिए मनाया जाता है. तो बीइंग ए इंटेलेक्चुअल हम क्या बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं मोदी जी को. हमारा सोचना यह है कि हम जो है इनकी नीतियों को, इनके विचार को प्रैक्टिकल रूप में जो हम लोग महसूस किए हैं, जिसका उदाहरण हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे. इस विजन को हम लोग जन जन तक, हम अपनी पत्नी से डिस्कशन करें, हम अपने बच्चों से डिस्कस करें, कोई मेरे घर में चाय पर आता है उसे डिस्कस करें, और इस विचार को हम लोगों में इंटेलेक्चुअल तो यही कर सकता है. भाई फावड़ा तो चला नहीं सकता, कुदाल लेकर के और जंपर तो मार नहीं सकता. जैसे हमारे तपन साहब ने बताया था कि जो जहां है, जिस क्षेत्र में है, क्या कर सकता है, यही मोदी जी के लिए उपहार होगा. तो जैसा कि नाबम जी जानते हैं, हम विवेक बिहार में रहते थे. आज के 5-6 साल पहले जब स्वच्छता अभियान जो है चल रहा था, तो सवेरे हम लोग उठते थे तो तनाव का कारण बन जाता था. एक बार आपको याद होगा तो कुतुब साहब का जो है वो उनके ऑफिस में भी जाकर के ये डिस्कशन हुआ. कोई बड़ा हड्डी फेंक देता है घर के सामने, कोई मुर्गी का पंख फेंक देता है,
कोई अपना कूड़ा रात में उठ करके फेंक देता है, सवेरे उठिए मन घिना जाता है। एक दिमाग में टेंशन चल रहा था, सवेरे आपके दरवाजे के अगल बगल में कौन क्या फेंक के चला जाएगा। मोदी जी का एक विजन स्वच्छता। आज विवेक विहार में जाइए, मैडम जो है काउंसलर थी। धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर बात रखने के लिए। और मैं इसमें एज एन वुमेन रिजर्वेशन 33 करोड़ 50% आप लोग अभी मांग रहा है, इसी मांग से चलते हुए मैं भी एक बात वही रखना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिखा, खास करके मैं एक औरत हूँ, जो औरत के लिए मैं बहुत बहुत सभी देशवासी का औरत के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट करता है। कोई लोग लीडर लोग क्या करते हैं, कोई प्लानिंग पॉलिसी बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद पास कर देता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन मोदी जी ने जो भी प्लान एंड पॉलिसी वो अपना इच्छा जो करना चाहा, बोलना चाहा वो करता है और बोलता भी है। जैसे अभी हमारा जो जैसे लास्ट स्पीकर जो सामने कहा स्वच्छ भारत में, आप देखिए हमारा जितना भी अभी इंटीरियर विलेज में बस्ती में जो अभी जो लेट्रिन सिस्टम बनाया, टॉयलेट लेट्रिन सिस्टम बनाया, हर एक घर में आज पहले हम लोग का जो लोकल में कि एक छांगर बना देता है, वहाँ में स्वार पालता है, वहाँ में सब कुछ करता है। लेकिन अब हमारा बस्ती में आप जाके देखिए, हर एक घर में बाथरूम लेट्रिन है, पानी का सुविधा है, सब कुछ है। क्योंकि वो अभी जैसे पहले वाला करता थी, पास कर देता, लेकिन खर्चा पैसा देता, खर्चा नहीं था। लेकिन अब विजिबल है, दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है दुनिया में, मैंने सबको पास में कि ये मोदी गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो इसलिए मोदी जी का जितना भी अपना प्लानिंग पॉलिसी अपना जो है वो सही ढंग से चल रहा है, जो जितना भी मैं देख रहा हूँ। और हमारे जो स्पोर्ट्स में जैसे कि अब खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम में अभी हमारा अरुणाचल में जो है आपका इंडोर हॉल है, मीन्स 4 कोर्ट बैडमिंटन 18 स्कीम आया है जो मोदी जी आने के बाद, पहले नहीं होता था, आता नहीं था स्कीम, सारा बहुत था लेकिन बहुत कम आता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद में हमारा इसमें खेल का सुविधा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आए हैं। तो अभी ये अंडर प्रोग्रेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है विद इन दिस ईयर और दी 18 स्कीम विल बी कंप्लीट। तो हम जब ये देखते हैं, और इसमें हमारा जो फीट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारा इसमें किया है। योगा, इंटरनेशनल योगा डे, क्योंकि योगा में जो हमारा जो मोदी का ये था कि हम फिट है तो देश फिट है, हम फिट है सबको फिट होना है, ये उसका एक विजन था, इसका सोच था। तो ये हर एक जो करके हमारा स्टेट में एवरी ईयर हम लोग अभी जो जैसे कि आपका इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स डे है, उसमें हम लोग ने कैसे इंस्टीट्यूट देते हैं ध्यानचंद के नाम पे, उसी का नाम पे 1 मंथ का पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। मोदी जी ने पूरा देश में पास कर दिया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना है, जैसे स्पोर्ट्स में होनी आने का पहले 1 मंथ से शुरू करना है। एंड अभी जो है जो गांधी जयंती से लेके हमारा जो एकता दिवस 31 अक्टूबर तक, ये महीना में भी पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना है। सब सारा था कि हमें फिट रहे। जब तक स्पोर्ट्स नहीं करेगा, आप ऑफिस में जाए या कुछ काम करें, बैठ एसी के अंदर बैठे हैं, वो आप सुस्ती हो जाएगा, एक लेजीनेस। तो इसलिए कि मोदी का ये है कि एटलीस्ट 1 मंथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के योगा करें, कुछ एक्सरसाइज करें, ताकि हम फिट रहे। हम जब तक फिट नहीं रहेगा, मेंटली भी हमारा हमेशा डाल रहेगा। फिट रहेंगे तो हम एवरीथिंग जो है काम हम एकदम फोर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ये है मोदी जी का ये उसका एक विजन है, सोच है। और आप देखिए मोदी जी आने के बाद में स्पोर्ट्स का क्षेत्र में
काफ़ी इस बार जो ओलंपिक में भी काफ़ी मेडल लेके आए हैं। पहले बहुत कम था, लेकिन इस बार हम लोग इंडिया जो है हाईएस्ट मंच पॉलिसी में मंडल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आज ये प्रोग्राम चलकर आया है। ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम बनने से आदमी थोड़ा अटेंडेंस स्कैंटी होता है, इसलिए उतना गैदरिंग भी ज़्यादा नहीं हुआ है। एमएलए साहब लोग चले गए, हम लोग का सेक्रेटरी जनरल साहब लोग चले गए, तब भी जो आप लोग जो आया है या आज का प्रोग्राम में, ये आप लोग थिंक टैंक ग्रुप का है। तो इसी आज के डे में हम लोग मोदी जी का लाइफ हिस्ट्री, उनका विजन, उनका थिंकिंग और देश के लिए क्या करने के लिए सोचा था, क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, उसका बारे में हम लोग अभी काफी डिस्कशन भी हुआ है। आपका प्रोफेसर तानवी जी, आपका डिपार्टमेंट का हेड लोग अच्छा से आपको बता दिया है। हम आप लोग मोदी जी के बारे में लाइफ हिस्ट्री में एक किताब भी पब्लिश हो गया, बड़ा बड़ा राइटर लोग लिखा है, उसको हम लोग बैंक्वेट हॉल में वो किताब को रिलीज जैसे मान लीजिए उसको डिस्कस किया है। उसमें मैंने जो विस्तार से हम लोग को बताने वाला गेस्ट लेक्चरर्स का वो मीडिया से नीमा संगी जी और जितने भी आज यहाँ ये जे आप लोग का नॉलेज को यहाँ शेयर किया इस सेवा में, तो उसको मेरा दिल से, मेरा इंटरनल माई हार्ट से और ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट भारतीय जनता पार्टी से मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हूँ। और जितना भी यहाँ आने वाला कार्यकर्ता और हमारा जितना इंटेलेक्चुअल लर्नेड प्रोफेसर दूर दूर से अपना काम को छोड़ के इस सेवा को पार्टिसिपेट करने के लिए जितना भी आया, तो सबको और मीडिया सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ का टेक्नीशियन एंड हेल्पर, यहाँ हमारा स्टाफ जितना भी यहाँ काम करने वाला हो, मैं भारतीय जनता पार्टी से अरुणाचल प्रदेश से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो ये एक सेवा पखवाड़ा का सेकेंड लास्ट प्रोग्राम था, इंटेलेक्चुअल सेमिनार। ये आज काफ़ी हमारा बुद्धिजीवी आरजू से और रिटायर इंजीनियरिंग, रिटायर एपीसीएस एंड काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट, उन लोग सारे इधर आके अपना विषय रखा एंड आपस में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ, काफ़ी विस्तार से हुआ। तो सेवा पखवाड़ा हमारा 17 से शुरू होके हमारा 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी का जन्मदिन है, कल्मिनेशन उसमें ख़त्म होगा। आज सेकेंड लास्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये प्रोग्राम सिर्फ ईटानगर में नहीं हुआ, ये प्रोग्राम हमारा हर एक ज़िले 25 डिस्ट्रिक्ट में चला है। ख़ास करके आज का मुख्य विषय यही था कि नरेंद्र मोदी जी का लाइफ, विजन एंड हिस्ट्री एंड अचीवमेंट, ये हम लोग का तौफीक था। उस विषय पर हमारा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल आपस में चर्चा हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ, अच्छा बात रखा सभी। एंड विथ दिस आज का प्रोग्राम कंक्लूड होगा। एंड 2 तारीख को हम लोग महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत अभियान एंड महात्मा गांधी के जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। उसमें
सेवा पखवाड़ा का कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।